Assalamu alaikum, I'm Gibran Sheikh, and in today's lecture we're going to look at strategic level decision making or impact of strategic level decision making on capital budgeting. यानी कि इन दोनों की रिलेशनशिप को हम एक्सप्लोर करेंगे इन डिटेल के स्ट्रेटजिक लेवल पे डिसीजन मेकिंग का क्या इम्पैक्ट होगा आपके कैपिटल बजट पे, और कैपिटल बजट जब आप बनाएंगे तो कौन सी स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन आपने जहन में रखनी है। ना जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल की जहां तक बात आती है तो ये क्या होगा, दैट वुड बी लिमिटेड डिसीजन मेकिंग, यानी कि इसमें डिसीजन मेकर बहुत लिमिटेड से होते हैं, हायर मैनेजमेंट होती है। इफ यू रिमेंबर द टियर, अगर आपको ये पिरामिड याद हो जो कि आपने मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे आपका ऑपरेशन लेवल आ जाएगा, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट होगी, दैट वुड बी योर tactic or middle level, and that would be a strategic level. देखें जहाँ तक कैपिटल बजटिंग की बात आती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें ऑपरेशन लेवल का ये डिसीजन मेकिंग क्या होती है, दैट ऑलवेज कैपिटल बजट हमेशा कैपिटल बजट क्या होगा, स्ट्रेटेजिक लेवल से किधर कम्युनिकेट किया जाएगा, इधर, और इन्हें क्या कहा जाएगा कि यू हैव टू वर्क अपॉन इट या यू हैव टू अबाइड बाय इट। इसमें हम क्या क्या कंसिडरेशन होगी ये हम चेक करेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट का बेसिक काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, जो उन्हें ऑर्डर दिया जाए उन्हें इंप्लीमेंट करना होगा। ऑपरेशन डे टू डे रनिंग को देखेंगे। मिडिल मैनेजमेंट दैट वुड बी वॉचिंग ओवर इट। स्ट्रेटेजिक लेवल से क्या करेंगी, ये आपसे को फीडबैक देंगी, एक्चुअली मिडिल मैनेजमेंट को फीडबैक आएगा और ये रिफाइन करके डिसीजन मेकिंग के लिए स्ट्रेटेजिक लेवल की तरफ चला जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें डाटा जहां तक होगा या इंफॉर्मेशन जो होगी दैट वुड बी एज कंपेयर टू द अदर लेवल्स, ये क्या होगी, वास्ट होगी या क्या होगी, लेट्स से सिंपल, काफी ज्यादा ह्यूज लेवल पर इंफॉर्मेशन होगी। और मिडिल मैनेजमेंट क्या करेगी, इसे रिफाइन करेगी, यानी इसे कट डाउन करेगी, ट्रिम डाउन करेगी, रिलेटेड टू डिसीजन से रिलेटेड क्या करेगी, इसे फर्दर रिफाइन करेगी और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लेवल को रिफाइंड फॉर्म में या समराइज फॉर्म में फॉरवर्ड कर देगी, जो कि क्या करेगी, कैपिटल बजट वगैरह डिसाइड करते टाइम इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करेगी। ये दैट वुड बी अ स्ट्रेटेजिक लेवल। ये हमेशा क्या होंगे, यहाँ पे आपके मिलेंगे आपको डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स होंगे, और ये क्या, इनका बेसिक फंक्शन क्या होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी डे टू डे रनिंग के साथ साथ इन्होंने देखना लॉन्ग टर्म फ्यूचर या लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए जहां तक आती है कैपिटल बजटिंग की बात आती है, उसमें क्या था, हमने कहा था इट्स गोइंग टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करना है, इन न्यू मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, नई मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में आपने क्या करना है, जस्टिफाई कैसे करेंगे, या अगर न्यू को मैं काट भी देता हूँ, या मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में लेट्स से कि यू हैव ऑलरेडी गॉट एग्जिस्टिंग, आपके पास है एक एनवायरनमेंट, एक कंपनी चल रही, उसमें किस तरह के डिसीजन लेंगे या उसके किस तरह जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि दे हैव टू जस्टिफाई इट। जस्टिफाई किधर करेंगे, दैट वुड बी टू शेयर होल्डर्स, और उसके लिए वो क्या चीजें देखेंगे, एक तो देखेंगे क्वांटिटेटिव, जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे या वो पेश करेंगे जिसमें आपकी एनपीवी, आईआरआर और दूसरे आ जाएंगे जो क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, और दूसरी क्या होगी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, जैसे पेस्ट एनालिसिस होगा, स्टेक होल्डर एनालिसिस होगा। इसके अलावा दूसरी चीजें क्या देखेंगे या क्या कंसिडरेशन होंगी प्रीवियस लेक्चर में, इफ यू गो थ्रू देम या इफ यू हैव गॉन थ्रू देम तो यू वुड गेट टू नो अबाउट इट, या आपको डिटेल मिल जाएगी। इसमें देखिए दो तीन चीजें जो आपको दी गई हैं, फॉर एग्जांपल दैट वुड बी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हमने नया ईआरपी इम्प्लीमेंट करना है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, या एक कोई सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसके क्या बेनिफिट होंगे, प्रोस क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे। इसके अलावा आपने नया लेट्स से इक्विपमेंट लेना है, उसके आपने बताना है कि क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इसका हमें फ्यूचर में जाके क्या फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ कि क्वांटिटेटिव इसका क्या फ़ायदा होगा, वो क्वालिटेटिव में कि ये इससे क्या हमें एडवांटेजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपेटिटिव एज मिल जाएगा, लेबर थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, लेबर का आइडल टाइम वगैरह कट डाउन हो जाएगा, थिंग लाइक दिस। और टेक्नोलॉजी नई इम्प्लीमेंट करने से हमारा क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि सोशल मीडिया पे अगर आप कैंपेन चलाना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट की, तो उसमें क्या आप लोगों ने कंसिडरेशन लेनी है, या उस लेट सपोज के आप कहते हैं 1 मिलियन हमने स्पेंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे, यू हैव टू सेल इट। यानी कि शेयर होल्डर्स का क्या होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड के शेयर होल्डर्स आर अल्टीमेट पीपल जो कि आपके क्या होंगे, बेनिफिट्स वगैरह का रीप भी करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम लॉसेस जो बेयर करने होंगे, सबसे ज्यादा जो हिट होगा दैट वुड बी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर या दूसरे स्टेक होल्डर्स क्या होंगे। इसके अलावा शेयर होल्डर्स के अलावा दूसरे स्टेक होल्डर्स एनालिसिस जो लास्ट टाइम भी हमने बिल्कुल लेक्चर के एंड पार्ट में डिस्कस किया था कि स्टेक होल्डर्स फॉर एग्जांपल आपके जो हैं, मैं कहता हूँ शेयर होल्डर के साथ आपके डेट होल्डर्स जो हैं, डेट होल्डर्स ये क्या कर सकते हैं, ये आप पे क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि आप इतना एक्सपेंस नहीं कर सकते, या इसे जनरली जो टर्म यूज होती है दे आर गोइंग टू बी कॉवेनेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस या कॉवेनेंट्स लगा सकते हैं। तो हाउ डू यू जस्टिफाई, या उन लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। कैपिटल बजटिंग एक्सपेंडिचर एंड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा जो यूटिलाइज होगा, एक एग्जांपल ली गई है, यानी कि ट्रेडिशनल एनालिसिस जैसे एनपीवी वगैरह या ईआरआर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन ये दे आर नॉट गोइंग टू बी ओनली एनालिसिस। उसके बाद क्वालिटेटिव हम कंसिडरेशन भी लेंगे, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड दे आर नॉट एडुकेट। क्यों? क्योंकि वो दे डू नॉट कैप्चर ऑल ऑफ द पिक्चर, यानी कि वो आपको क्या करेंगे, क्वालिटेटिव या मनी का एस्पेक्ट तो बता देंगे, या मॉनिटरी एस्पेक्ट तो बता देंगे, लेकिन सोशल और दूसरा एस्पेक्ट नहीं बताएंगे, सिंपली बिकॉज दे आर नॉट बिल्ट फॉर इट। डे टू डे ऑपरेटिंग इम्पैक्ट टेक्निकल में नॉट बी द की फैक्टर मेकिंग डिसीजन। इस पे क्या होता है कि डिसीजन लेने के लिए लाजमी नहीं है कि डे टू डे ऑपरेशंस वगैरह को देखेंगे, या क्योंकि उसकी वजह ये थी कैपिटल बजटिंग का एक जो प्रॉब्लम होता है, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो कि फेस किया जाता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट टर्म के लिए हम नहीं करते, वी डू इट फॉर लॉन्ग टर्म, काफी लंबे चौड़े अरसे के लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट कुड बी समथिंग लाइक 5 और 10 ईयर्स के फ्यूचर। और ये क्या करते हैं, दे डिटरमिन, या कैपिटल बजट आपको क्या करता है, डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन डिटरमिन करता है। देखिए, अगर आपने लेट सपोज के यू हैव इन्वेस्टेड 100 मिलियन इन अ न्यू प्रोजेक्ट, तो उसका क्या होगा कि आपने किस वजह से इन्वेस्ट किया होगा कि ऑलरेडी आपकी कंपनी चल रही है, प्रॉफिटेबल है, दैट्स फाइन, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि यू डू नॉट वांट टू बी, अब वो कंपेटिटर लोगों के कंपेटिटर से आप क्या चाहते हैं, कंपेटिटिव एज ले लें, या फिर क्या है, यू डू नॉट वांट टू बी ए फॉलोअर, आप मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। इसमें देखें, जैसे कि एक इसमें आपको एग्जांपल दी गई है कि डिसीजन मेकिंग लेस टेंजिबल बेनिफिट्स में भी डिसाइडिंग फैक्टर वेदर, कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में तो काफी बेनिफिशियल होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि इट मे नॉट लुक दैट बेनिफिशियल, या इतना ज्यादा आप कहेंगे यार इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2-3 सालों में, या अगले साल तो हमारा प्रॉफिट लो हो जाएगा, या इसके एक्सपेंसेस होंगे ट्रेनिंग वगैरह के रिलेटेड या दूसरे, तो क्या होगा, इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर आप बात करते हैं तो उसकी वंस अगेन एग्जांपल दोहराऊंगा, कोडेक कैमरास की है, कोडेक की है कि उसने टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट नहीं किया, वो क्या हुआ,
शॉर्ट रन में सही चला गया, लेकिन लॉन्ग रन में क्या है, इट्स ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गए, क्योंकि उसके कंपेटिटर्स जो थे दे टुक अप द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे उसने क्या किया, दे टुक इट अप, और उन्होंने क्या किया, दे आर नाउ द मार्केट लीडर्स एज कम्पेयर टू, और कोडेक वगैरह क्या है, इट्स ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कंपटीशन, या वो एक किस्म की फर्म ऑलमोस्ट उसका नाम वगैरह क्या हो गया, इट्स पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, अब वो क्या हो गया, खत्म ही हो गया। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो उसमें क्या होगा कि कौन सी फर्म है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और वो क्या दे टुक द मार्केट अवे, या मार्केट लीडर बन गए, या न्यू इनोवेशंस में जिन्होंने इन्वेस्ट किया। इंटेंजिबल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो कि इंटेंजिबल से मुराद ऑलवेज कीप इन माइंड ये क्या होंगे, नॉन फिजिकल, फिजिकल, और ये क्या हो गए, नॉन मॉनिटरी, जिन्हें हम पैसे की उसमें या मेजर नहीं कर सकते। इसमें एक है एग्जांपल क्या है, टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट क्यों की है, सिंपली कंपेटिटिव एज के लिए, एडवांटेज के लिए। वंस अगेन रिकॉल द एग्जांपल ऑफ कोडेक, जस्ट फॉर सेक, कोडेक कैमराज और इससे रिलेटेड फिल्म वगैरह के से जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे उससे रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज कंसिडर दैट, या उसमें वो देख सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में अगर आप बात करें तो आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी क्यों अडॉप्ट करते हैं, सिंपली ताकि आपका जो कंपेटिटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, आप उसे क्या एक हाथ आगे निकलें या उससे एक कदम आगे हो जाएं, और उससे क्या करें, जो नई मार्केट होगी उसे आप कैप्चर कर लें। ये वही चीज़ होती है कि इंटरनेट सर्विसेज वगैरह की अगर आप बात करें कि एक प्रोडक्ट टेलीकॉम सेक्टर में कोई कंपनी काम करे तो कौन सी प्रिवेल करेगी, जिसने जल्द से जल्द इंटरनेट और इससे रिलेटेड उन्हें क्या किया, कैप्चर कर लिया। आपके पास दैट वुड बी इन पाकिस्तान, दैट वुड बी पीटीसीएल। पीटीसीएल को देखें, उसने क्या किया कंपनी ने, आफ्टर प्राइवेटाइजेशन उसने नॉट ओनली लैंडलाइंस के अलावा क्या किया, उसने वी वायरलेस एक लॉन्च कर दिया, इंटरनेट ब्रॉडबैंड, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड लॉन्च किया, टीवी केबल सर्विस लॉन्च कर दी। उसकी वजह क्या है, उसने ये लॉन्च क्यों की है इतनी ज्यादा प्रोडक्ट, ऑल्दो कि उसके पास तो मोनोपोली थी। क्यों, बिकॉज दे न्यू वन थिंग के मोबाइल्स वगैरह के आने के बाद क्या हुआ, मोबाइल फोन्स के आने के बाद आपका जो लैंडलाइन था उसकी कोई खास जरूरत नहीं रही, यानी काफी हद तक उसकी जरूरत कम हो गई है। इफ दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन लैंडलाइन, तो क्या था कि प्रॉब्लम क्या हो सकता था कि कोई नई कंपनी जो वायरलेस इंटरनेट और इन चीजों में जो इन्वेस्ट करती तो वो क्या कंपेटिटिव एज उससे ले जाती है, वो मार्केट लीडर नहीं रहता। यही वजह है कि दे यूटिलाइज देयर साइज, काफी इफेक्टिवली उन्होंने यूटिलाइज किया। द अदर थिंग इज क्वालिटी, कि टेक्नोलॉजी को जब आप अडॉप्ट करेंगे या क्वालिटी, आपके मेन कंसंट्रेशन क्या होगी, फोकस क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव की जाए। देखिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी क्वालिटी वगैरह कैसे हाई हो सकती है, वेल सिंपल सी बात है कि इफ यू गेट पीपल, अगर आपकी क्वालिटी कंट्रोल पे लोग हैं और वो क्या करेंगे, दे वुड चेक सर्टन प्रोडक्ट्स, या काफी 100% चेक नहीं कर सकेंगे एज कम्पेयर टू अ रोबोट, या आपने की सेंसिंग मशीन है जो कि 100% प्रोडक्ट्स को स्कैन करेगी, प्रोसेस को स्कैन करेगी और क्या करेगी, आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगी। और प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, देखिए लेबर इंटेंसिव जितने प्रोसेसेस होंगे, लेबर इंटेंसिव प्रोसेसेस, जैसे आपका फोर्ड की थी मॉडल टी, फोर्ड की बहुत मशहूर गाड़ी थी मॉडल टी, जिसपे क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग का एक उन्होंने क्या कन्वेयर बेल्ट, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर स्पेलिंग, कन्वेयर बेल्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसपे क्या था कि एक से एंड से आती थी गाड़ी, यानी कि ढांचा साथ था, दूसरे एक कुछ लोग थे डेडिकेटेड जो कि उसमें इंजन फिट कर रहे, कुछ सीटें फिट कर रहे, और एक कन्वेयर बेल्ट से होके जब एंड पे जाती थी तो क्या होती थी, गाड़ी कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि एट दैट टाइम दैट वाज लेबर इंटेंसिव, तो हर प्रोसेस के बाद या आफ्टर सर्टेन प्रोसेस वहाँ पे यू नीडेड अ सुपरवाइजर जो कि उन्हें सुपरवाइज करे,
क्वालिटी चेक आपने करना होता था, दैट वाज डन मैनुअली चेक किया जाता था, रैंडम उस पे करते थे, थिंग लाइक दिस। और अब क्या है कि नाउ यू गॉट रोबोट्स, लेट मी पुट इट ओवर हियर। रोबोट्स का क्या है कि रोबोट से सिंप्लीफाई क्यों हो गया, नाउ एक ही रोबोट क्या करेगा, अगर वो लेट से कि लेबर की ह्यूमन लेबर एक काम 100 बार करेगा तो उसमें काफी वेरिएशन होगी। दैट पर्सन माइट बी टायर्ड, थका हो सकता है, सोशल उसके कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन रोबोट के साथ ये चीजें नहीं है। तो क्या क्वालिटी चेक पे भी अगर वो क्या करेगा, एक सेकंड विद इन सेकंड सारा कुछ करने के बाद मेजर भी कर लेगा क्वालिटी वगैरह को। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोसेस क्या हो गया, कन्वेयर बेल्ट से, या जो कन्वेयर बेल्ट का कॉन्सेप्ट था वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। और क्या होगा, टाइम रिडक्शन हो जाएगी। और ये मैन्युफैक्चरिंग टाइम का ऑलवेज कीप इन माइंड के मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो है दैट इज इक्वल टू मनी, या टाइम इज इक्वल टू मनी सिंपली बिकॉज जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे, लेबर की अगर बात करेंगे, जितनी देर लेबर इंगेज रहेगी किसी काम में, तो उसमें क्या होगा, उनकी वेजेस वगैरह आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज क्या है, टाइम के साथ एसोसिएटेड कॉस्ट क्या होगी, ओवरहेड्स आपके क्या हो जाएंगे, ये होगी लेबर वगैरह की कॉस्ट होगी, यानी कि वेजेस वगैरह एक्सेट्रा, ये क्या होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या होगी कि प्रोडक्शन टाइम अगर कम होगा, दैट मीन्स के यू कैन क्विकली, आप इसका एक और क्या होगा कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, मार्केट में प्रोडक्ट को क्या करेंगे, क्विकली प्लेस कर लेंगे। मार्केट में जल्द से जल्द अपने प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, और ये प्रोडक्ट क्या करेंगी आपको, दे वुड प्रोवाइड, या आपको क्या प्रोवाइड करेंगी, रेवेन्यूज, यानी कि अपने के अल्टीमेटली रेवेन्यूज जो होंगी वो जल्द जनरेट होने लगेंगे। यानी कि आप पहले 5 दिन में कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में देते थे और 3 दिन लगते थे सेलिंग में। अब अगर वही प्रोडक्ट अगर आप, तो आपके टोटल क्या होता था, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है आपकी तरफ से, वो कितने दिन लगते थे, 8 दिन लगते थे उसे यूटिलाइज होने में या रिटर्न देने में। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन टाइम 1 दिन हो जाते हैं, लेट से कि मार्केट में बिकने का टाइम उसका 3 दिन ही रहता है, तो क्या हो जाएगा, आपका टाइम क्या हो जाएगा, कट डाउन हो जाएगा। नाउ आप 4 दिनों में वो रेवेन्यूज आपके पास आ जाएंगे। और अगर रेवेन्यूज जल्दी आएंगे, लेट मी थोड़ा सा इसे, और तो आपकी जो इंटरेस्ट या दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट क्या होगी, ये भी रिड्यूस हो जाएगी। दैट इज सॉर्ट ऑफ ए साइकिल। अगर आप इसे साइक्लिक उसमें देखें तो ये साइकिल सा होगा जो कि एक चक्कर सा है जो चलेगा, और इसकी वजह से आपके अगर रेवेन्यूज जल्दी आएंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट की रिडक्शन होगी, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जाएंगे। बिहेवियरल इश्यूज जो होते हैं जो कि आ सकते हैं, दे वुड बी कॉस्ट एस्केलेशन, कि जो हम पास्ट लॉसेज हैं या इसकी वजह से, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह है, उसे आप कंसिडर करते हैं जब डिसीजन मेकिंग में। और जैसे हमने कहा कि मोस्ट ऑफ टाइम संक कॉस्ट वगैरह जो होती डिसीजन मेकिंग में, हमने कहा था कि संक कॉस्ट को हम क्या कर देते हैं, हम मोस्ट ऑफ टाइम इग्नोर करते हैं। लेकिन डिसीजन मेकर्स का वंस अगेन प्रॉब्लम क्या होता है, दे मे नॉट, वो इग्नोर ना करें। सिंपली उसकी वजह क्या है, ओके यार हमने पूरी तो करनी है, फिक्स्ड कॉस्ट है, हमने पूरी तो करके देनी है। थिंग लाइक दिस काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का एक प्रॉब्लम ये है कि देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई रूल नहीं है। वंस यू टॉक अबाउट अकाउंटिंग में आपको पैक्ट रूल मिलेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग में ये रूल्स वगैरह नहीं होंगे। इंक्रीमेंटलिज्म क्या है, प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग मल्टीपल स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि रादर देन गोइंग फॉर बिग इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली अपने उसको प्रोडक्ट रेंज को पोर्टफोलियो के तौर पर ट्रीट करते हुए डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उसकी वजह क्या होगी, इससे वकोल या इसकी जस्टिफिकेशन ये होगी कि रिस्क क्या हो जाएगा,
रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क को आप फैला देंगे। लेकिन हकीकत में क्या हो सकता है, इनकी मैनेजमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यू मे बी एबल टू मॉनिटर एंड मैनेज वन प्रोडक्ट या वन लार्ज प्रोडक्ट एज कंपेयर टू 10 और 15 डिफरेंट स्मॉलर वन। अनसर्टेनिटी इंटॉलरेंस क्या होगी, जो आपके रिस्क अवर्स मैनेजर्स जो होंगे कि ऑलवेज कीप इन माइंड कि यार मैनेजर है, लेट्स से कि वो 3 साल के लिए है और प्रोजेक्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी फॉर 10 ईयर्स। मैनेजर कहता है मैंने 3 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है, तो क्या चाहेगा? अगर वो बोनसेस वगैरह की बात करें जो कि ह्यूमन नेचर है, ही इज वॉचिंग आउट फॉर हिज इंटरेस्ट, तो वो क्या प्रेफर करेगा? शॉर्ट पे बैक्स हों, जल्दी जल्दी पैसा वापस आए, मैं इसे कहीं और इन्वेस्ट करूं और अपनी परफॉर्मेंस को क्या करूं, इन्हांस करिए, ऑर्गेनाइजेशन को बताऊं कि जी शॉर्ट टर्म में मैंने इतना प्रॉफिट कमा के दिया जो कि लॉन्ग टर्म में क्या हो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल ना हो। तो अनसर्टेनिटी टॉलरेंस क्या होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन दी बिहेवियरल एस्पेक्ट या बिहेवियर या माइंडसेट ऑफ मोस्ट ऑफ टाइम जो आपका डिसीजन मेकर होगा। डिसीजन मेकर रिस्क का वर्स होगा तो प्रॉफिट क्या करेगा कि वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए जिससे जल्द से जल्द पैसा वापस आए, रादर देन कि 5-10 साल बाद वो क्या कहेंगे कि मोस्ट ऑफ टाइम मेंटालिटी ये होती है 5 साल बाद मैंने कौन सा इधर होना है। तो इसलिए क्या है कि 3-4 सालों में जितनी जल्दी पैसा आए मैं परफॉर्मेंस वगैरह शो करूं। गोल कांग्रेस, ये क्या होता है कि नीड टू अलाइन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को आप क्या करते हैं, डिसीजन मॉडल के मॉडल्स के साथ क्या करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं। यानी प्रीवियस जो हमारे डिसीजन थे या डिसीजन में हमें जो प्रॉफिट हुआ, आप कोशिश करते हैं, ये कुछ लोग कोशिश करेंगे मैनेजर कि यार जो हमारे पास्ट परफॉर्मेंस थी उसी तरह की परफॉर्मेंस है, लेकिन दे में इग्नोर सिंपली बिकॉज उन पे प्रेशर इतना हो सकता है कि पास में तो यार 5 साल पहले हमने 10 लाख रुपए लगाए थे, हमें 20% रिटर्न, अब हम 10 लाख लगा रहे हैं, हमें 10% रिटर्न है। तो क्या करेंगे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे या उसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो कि आपको 20% रिटर्न दे, और क्या होगा उसमें दे में लूज टाइम, और टाइम अगर वो लूज करते हैं या साल एक वेट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होगी, दैट वुड सिट इडल, रिस्क फ्री रेट पे भी होगी तो ऐसा रिटर्न कमा के नहीं देगी। देखें कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस, ये जो छोटी सी इलस्ट्रेशन है कार्टूनिक, इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है कि अ पर्सन इज वॉकिंग, ये स्टिक पे चल रहा है या लकड़ी पे, और नीचे क्या है, यू वुड फाइंड शार्क्स एंड क्रोकोडाइल, यानी पिटफॉल्स है। इसमें देखिए ही हैज टू गो फ्रॉम दिस टू दिस, लेकिन बीच में प्रॉब्लम क्या है, दिस वन इज रियली फ्रेजाइल, ये जो आपका वॉकिंग ब्रिज है या जिधर पे आप चल रहे हैं ये क्या है, फ्रेजाइल। तो ये क्या हो गया, पिटफॉल्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम, देयर आर एक्चुअली सिंपल वर्ड, प्रॉब्लम या लूप होल, इसे लूप होल्स क्या होंगे कैपिटल बजटिंग में या डिसीजन में। एक चीज है, फॉर एग्जांपल आपकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अजम्पशन जो आपने ली है। दूसरी चीज क्या होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस, और क्या होगी, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल, जैसे इकोनॉमी है आपकी, ये आप लोगों के लिए क्या होगा, जनरल इकोनॉमी अनकंट्रोलेबल है। फॉर एग्जांपल 2007-8 में क्राइसिस आया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन होगी, उसमें कई कंपनियां थी, उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उन्हें क्या हुआ, दे वर हार्डेस्ट हिट सिंपली बिकॉज वो उसी इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही थी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रही, पैसा नहीं रहा, तो वो बेचारे क्या हुआ, सम ऑफ द कंपनीज लिटरली डाइड आउट, वो बेचारी क्या हुई, खत्म होगी सिंपली बिकॉज ऑफ जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। उसके अलावा अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो कि
क्या करे, इंडस्ट्री फ्रेंडली हो या इंडस्ट्री को प्रमोट करे, तो क्या करेगी, जनरली इंडस्ट्री का मुराद देगी। और अगर आपकी कोई सोशलिस्ट सेटअप की या सोशलिस्ट माइंडेड गवर्नमेंट होगी तो क्या करेगी, इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दे। नेशनलाइज करती है यानी कि गवर्नमेंट आपकी जो भी इंडस्ट्री या बिजनेस है उसे टेक ओवर करती है और कहती है इट्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का बिजनेस हो गया। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन वो आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपने की होगी वो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है लेकिन आप उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते और वो डूब जाएगी। इसी तरह आपकी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है। आपने जो कैलकुलेशन की थी, जो आपने प्रीवियस उसमें भी हमने पढ़ा था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो किए थे, जज किए थे कि आपकी जजमेंट के मुताबिक दे वर रियली गुड, इकोनॉमिक फोरकास्ट बहुत अच्छी है, लेकिन एकदम क्राइसिस आता है, एवरीथिंग गोज डाउन, या अल्लाह ना के जंग शुरू हो जाती है, वॉर स्टार्ट हो जाती है, और अदर वे अराउंड नेचुरल कैलेमिटीज में जैसे पाकिस्तान का था, फ्लड आ गया था, बहुत बड़ा हिस्ट्री का सबसे बड़ा पाकिस्तानी हिस्ट्री का फ्लड था, मैसिव फ्लड, अर्थक्वेक आ गया, थिंग लाइक दिस। तो ये क्या होते हैं डिसीजन में, पोटेंशियल पिटफॉल्स क्या होंगे कि यू कैन नॉट अकॉम्प्लिश, या लूप होल्स को आप 100% क्या नहीं कर सकते, कवर नहीं कर सकते। इन सारों को, ये जितने एस्पेक्ट है इन्हें 100% इनके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, लॉस को मिटिगेट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन इसे क्या करते हैं 100% इलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन क्या होते हैं, दे आर रियली हैजर्डस, कि अगर आपका डिसीजन, कंसिडर योरसेल्फ इन प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप डिसीजन मेकर हैं, आपने डिसीजन किया कि हम लोग 100 मिलियन का सीमेंट फैक्ट्री में क्या कर देते हैं, वो एग्जांपल लेते हैं पिछले लेक्चर वाली फैक्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, लोग बैकलैश आता है, वो होता है और आपकी फैक्ट्री क्या कर दी जाती है, फैक्ट्री क्लोज होगी। फ्रॉम प्रोस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कम टू थिंक अबाउट इट, तो इसका सारा बर्डन किस पे आएगा, या आप एक्सप्लेनेशन किसने करनी होगी, या जिसका मलबा किस पे गिरेगा, दैट वुड बी ऑन योर शोल्डर। वो मैनेजर बेचारे पे गिरेगा, ऑल्दो कि उसका कसूर नहीं था उस टाइम, हो सकता है लॉज रेगुलेशन चेंज, लेकिन एक किस्म का उसका क्या होगा कि उस बेचारे पे आ जाएगा और उसके पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी उसके कैरियर में। तो इट्स ह्यूमन नेचर, ऑल्दो कि हम फाइनेंशियल थ्योरी में इन चीजों को डिस्काउंट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में यार यू कैन नॉट इग्नोर इट, सिंपल एज दैट। अगर आपको ये थ्रेट हो कि ये डिसीजन लेने से अगर ये डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं, गलत होता है, तो आई मे लूज माई जॉब, अगर मेरी जॉब ज़ाया हो जाएगी या चली जाएगी तो उसमें क्या होगा, दैट वुड बी ए ह्यूज प्रॉब्लम, ये हमेशा मेरे सिर पे ये तलवार लटकी रहेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, देखें आपने क्या कंसिडर करनी है। लेट्स से कि अगर ये 100 मिलियन मैं इन्वेस्ट ना करता, ये सीमेंट फैक्ट्री की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, और फ्यूचर के लिए आई वुड कॉल इट सीएम, शॉर्ट एब्रीवेशन यूज करूंगा सीएम की। इसमें 100 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी, वो आपने जो एक्सपेक्ट किया था दैट वाज लेट्स से 15% रिटर्न एनुअली आएगा, लेकिन अगर आप इसे इन्वेस्ट नहीं करते तो क्या होगा, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% हो जाएगी, लेकिन आपने कहा रिस्क फ्री रेट पे अगर मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ तो ये दैट वुड बी 5% मुझे रिटर्न होगा। यू वुड स्टिल बी लूजिंग ऑन पेपर, या थ्योरेटिकली स्पीकिंग दैट वुड बी, यू वुड बी लूजिंग 10% रिटर्न एनुअली, या 10% आप रेवेन्यूज को लूज करें। लेकिन फुल कंसिडरेशन टू कॉस्ट दैट मे बी हिडन, हिडन कॉस्ट क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल रेप्यूटेशन को डैमेज होता है तो आपका क्या कॉस्ट होगी, कंपनी को लीगल वो एस्पेक्ट है, लीगल यानी मुकदमात का सामना करना पड़े तो उसकी क्या कॉस्ट हो सकती है, थिंग लाइक दिस। आप उसे क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर किया आपने कि दैट वुड बी 10%, और इसे कंसिडर किया कि दैट वुड बी अगर इनवर्स के सिनेरियो ये 15% हमें कॉस्ट करेगी, तो आप क्या होंगे, यू वुड बेटर ऑफ नॉट टेकिंग दिस डिसीजन, आप कहेंगे कि इस बेसिस पे हम ये डिसीजन नहीं लेते। और एक काम क्या किया जा सकता है, डोंट सेट बैरियर टू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि आप ये
जो जनरल होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कंपनी की है कि हमने 10% प्लस में ही हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। हमने सिर्फ उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जो हमें मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो इससे क्या होगा, कई प्रोजेक्ट ऐसे होंगे दे मे बी गिविंग यू 8%, लेकिन क्या होगा, यू मे लूज इट सिंपली बिकॉज आपने कहा कि हमने इतनी हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किया। और इसमें एक सिनेरियो, लेट्स एक्सटेंड दिस सिनेरियो कि रिस्क फ्री रेट है आपका, लेट्स से कि दैट इज 7%, तो स्टिल यू वुड बी अर्निंग गिवन दैट कि अगर आप फुल कंसिडरेशन देते हैं सारी चीज़ों को तो आप 1% से अबव कमा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे शेयर होल्डर्स के प्रेशर हो सकते हैं, और दूसरी चीज़ जैसे मैंने कही थी कॉवेनेंट, बॉन्ड होल्डर्स ने कॉवेनेंट लगाया कि यार मिनिमम जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी उसका रिस्क फैक्टर जो है, लेट्स से कि रिस्क फैक्टर जो है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 0.6 यानी कि हो, और रिटर्न जो होना चाहिए 10% होना चाहिए। दे कैन ऑलवेज डू दैट। तो इन दिस केस अगर आप होगी इस तरह की बैरियर्स होते हैं या बैरियर लगा दिए जाएं, दैट बिकम्स हार्डर फॉर स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजन लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसमें देखें हिडन कॉस्ट कौन कौन सी होगी, एक क्या होगी, वारंटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फॉल्टी अजम्पशन और ट्रेनिंग। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखें इसमें अगर आप देखें वारंटी कॉस्ट क्या होगी, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर जो होते हैं क्या देंगे, प्रोडक्ट की वारंटी देंगे, और ये कैलकुलेट आपने किस बेसिस पे करनी है, व्हाट आर चांसेस क्या है कि हमारे प्रोडक्ट क्या होगा, फॉल्टी निकलेगा। उसके आपने लेट्स सपोज कि आपने कहा कि 1% चांस है कि हमारा प्रोडक्ट फॉल्टी निकलेगा या प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होगा और हमें रिप्लेस करना। अगर यही 10% हो जाती है, गलत आपने एस्टिमेशन की, तो दैट वुड हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट, प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, सेल वगैरह पे रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, और इसकी सेल क्या हो सकती है, आप कंपनी अगर लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं रेपुटेशन के और दूसरे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इसके अगेंस्ट हो गए, तो क्या करेगी, द कंपनी में सिंपली डिसकंटिन्यू इट। कॉस्ट ऑफ फॉल्टी अजम्पशन यानी कि जैसे ये आपने इसी एग्जांपल को ले अज्यूम किया था कि 1% होगी वारंटी की कॉस्ट, यानी कि 1% प्रोडक्ट फॉल्टी निकलेंगे, और ये कितनी निकल आई, 10% निकल आई। तो इसमें क्या होगा, जो लेट्स से कि आपने जो सेल्स की थी वो देवर 1000, यहाँ पे ले लेते हैं हम, सेल्स 1000 मिलियन की थी, तो इसमें आपने एस्टिमेट किया था कि 1% होगा, तो आपने कॉस्ट ली थी कि ये कितनी होगी, दैट वुड ओनली बी 10 मिलियन कॉस्ट होगी, लेकिन ये कितनी निकल आई, 100 मिलियन, तो 90 मिलियन क्या हो जाएगी, दैट वुड बी योर कॉस्ट ऑफ फॉल्टी अजम्पशन जो आपने अजम्पशन ली थी उसमें। और ट्रेनिंग, ये क्या होती है, ट्रेनिंग कॉस्ट ज्यादातर किसमें इसमें आती है, जब आप न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हो, या न्यू टेक्नोलॉजी हो, या आप क्या करें सिस्टम्स को क्या कर रहे हो, सिस्टम को अपग्रेड करें, या फिर सिस्टम को अपग्रेड करने से के अलावा क्या कर सकते हैं कि लेट्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, यू हैव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज को आपने ट्रेनिंग देनी होगी। इसकी क्या कॉस्ट होगी इन टर्म्स ऑफ, एक तो होगी मॉनेटरी कॉस्ट होगी, यानी कि आपने क्या किया, बाहर से ट्रेनर्स मंगाए हैं जो कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अदर कॉस्ट इसमें दूसरी कॉस्ट क्या हो सकती है, अदर कॉस्ट क्या होगी, जस्ट एक 30 सेकेंड या 1 मिनट आप लें और सोचें अगर क्या क्या कॉस्ट होगी, जो कि इसमें एक तो ये मैंने कह दिया कि मॉनेटरी कॉस्ट होगी, ट्रेनर्स जो आपने मंगाए हैं ट्रेनर्स की होगी, और कौन कौन सी कॉस्ट होगी जो कि आपको कंपनी को बेयर करनी पड़ सकती हैं। जस्ट टेक अ मिनट एंड थिंक अबाउट इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह के कॉन्सेप्ट को अगर आप कंसिडर करें, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो था उसमें क्या कुछ होगा, लेट्स सी, यस यू कैन से कि एक चीज जो हो सकती है दैट वुड बी
idle टाइम, दूसरी क्या होगी, इफ यू गो बैक प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था, वो जो एक लंबा चौड़ा सा साइकिल बना था, इट वाज एक्चुअली साइकिल, लेकिन वो जो कनेक्टिंग वेरिएबल से या जिन्हें कनेक्ट किया था हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, उसमें क्या हो सकता है, यस ओके लेट मी पुट इट, एक तो इडल टाइम आ गया जो फारिग रहने से होगा, और प्रोडक्शन में क्या होगा, एक प्रोडक्शन एफिशिएंसी या एफिशिएंसी का इशू आएगा, नए लेबर हैं, ट्रेनिंग अभी नई हुई है तो, और दूसरी चीज क्या होगी, वेस्टेज, नई टेक्नोलॉजी है या नया वो प्लांट्स वगैरह लगाया, नए प्रोसेस है, तो वेस्टेज क्योंकि लोग एम्प्लॉयज ट्रेन नहीं होंगे, वेस्टेज वगैरह काफी हो सकती है रॉ मटेरियल की। इसके अलावा और क्या हो सकता है, वेस्टेज के अलावा, प्रोडक्शन के अलावा, अगर प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाती है तो आपकी क्या कॉस्ट होगी, कंपेटिटिव एज हो सकती है, कि अगर आपकी प्रोडक्शन लूज हो जाती है, यू लूज कंट्रोल, तो क्या होगा कि दूसरा जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी मार्केट में ले आता है, तो क्या होगी, आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट लिमिटेड हो जाएगी, या आपके प्रोडक्ट की मार्केट क्या होगी, कैप्चर कर लेगा। इस तरह की कई कॉस्ट होंगी। इसके अलावा क्या हो सकती है, क्वालिटी की इशू आ सकता है, ट्रेनिंग से रिलेटेड के क्वालिटी की क्या कॉस्ट होगी, इम्प्रूव हो जाती है तो आपको सेविंग हो जाएगी, अगर डिप्रूव हो जाती है, क्वालिटी डाउन होती है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ वी कैन डिस्कस स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, क्या हो सकती है, एग्जाम्पल क्या है, इंक्रीज प्रॉफिट होगा, ठीक है, कॉमन बेनिफिट क्या होगा, एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स में कि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, इग्नोर दी एसेट स्ट्रेटेजिक बेनिफिट, लेकिन स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स वगैरह उसके क्या होंगे, विच आर इंक्रीज, और दूसरी चीज क्या होगी, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स, यानी कि आप कहते हैं कि ये एसेट लेने से हमारा क्या होगा, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट के बेशक उतना ही रहे लेकिन हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती, फ्यूचर में क्या होगा, कंपेटिटिव, हमें कंपेटिटिव एज हासिल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फ्यूचर में हम क्या बन जाएंगे, वी आर नॉट अ मार्केट लीडर, लेकिन फ्यूचर में हम क्या हो सकते हैं, मार्केट लीडर बन सकते हैं। तो बेशक वो थोड़ा सा मॉनिटरी एस्पेक्ट उसका अभी एडअप नहीं भी हो रहा, लेकिन फ्यूचर में जाके क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आती है, कंट्रोवर्शियल क्यों है कि आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में वाकई ये होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इससे हमारी सेल जो है 3% बढ़ेंगी, इंक्रीज हो जाएंगे रेवेन्यूज, लेट्स से कि रेवेन्यूज हमारे ये एक्शन लेने से, कोई भी एक्शन है एसेट परचेज करने 3% रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएंगे, और फ्यूचर में जाके हमारे मार्केट लीडरशिप की तरफ, यानी कि हम क्या करेंगे, स्लोली अपने कंपेटिटर्स को आउट कम्पीट करेंगे। उसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मॉनिटरी के साथ साथ कि यूके में टेस्को मार्केट लीडर है ग्रोसरी और रिटेल उसमें, और उसका क्लोजेस्ट कंपेटिटर है दैट इज एस्डा वॉलमार्ट या वॉलमार्ट एस्डा, और इसके जो है सेन्सबरी वगैरह दूसरे इस तरह के स्टोर हैं जो कि उसके क्या है, सेन्सबरी, वेट्रोज वगैरह, उनके पास छोटा छोटा सा मार्केट शेयर है, लेकिन दे आर ऑल्सो इट्स कंपेटिटर। तो टेस्को ने अक्सर एक जो ड्राइव की थी, वो दूसरे स्टोर्स को परचेज करते थे एंड दे यूज्ड टू डिमोलिश इट, खत्म कर देते थे लिटरली, यानी कि उसने पैसा लगाया, यानी कि मिलियंस लगाए, और क्या किया, स्टोर की एरिया और स्टोर को परचेज किया, और रादर देन ओपनिंग देयर ओन स्टोर या उसे मर्ज करने के बजाय क्या किया, उसे मिटा दिया या खत्म कर दिया, सिंपली टू एलिमिनेट कंपटीशन। जहां तक कैपिटल बाइटिंग की बात है, दैट वुड बी टोटल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन वो क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म में ये हमारा चैलेंज, या उस एरिया में हमारी क्या हो जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी, सिंपली बिकॉज हमारा जो शेयर था, कंपटीशन था, वो क्या होगा, दैट हैज बीन एलिमिनेटेड। लेकिन यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, क्या पीपल हु गो टू दैट स्टोर, टेस्को के पे जाने, टेस्को के जो कस्टमर उधर जाए, वेट रोज लेट से, या कोई XYZ स्टोर था उस पर जाते, अगर उसे गिरा देते हैं, टेस्को से खत्म कर रहा है,
तो लाजमी तो नहीं है कि उसके सारे कस्टमर टेस्को की तरफ जाएंगे। क्या हो सकता है, एसडा पे भी जा सकते हैं, सेन्सबरी या दूसरे स्टोर्स की तरफ भी स्विच कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज कंट्रोवर्शियल। यही वजह है कि आप प्रॉफिट्स वगैरह का तो बता सकते हैं कि प्रोजेक्शन की बेसिस पे या सर्विस की बेसिस पे कि हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट इतने इंक्रीज हो जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन एज फार एज स्ट्रेटजिक बेनिफिट इज कंसर्न, तो ये क्या होगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि आप इसे क्वांटिफाई कैसे करेंगे। इट्स रियली हार्ड। जैसे कि मैंने एग्जांपल में जिक्र किया था कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि यार लाजमी नहीं है कि आपके टेस्को के कस्टमर जो, या सॉरी, वो जो स्टोर आपने गिराया है या ख़त्म किया, उसके कस्टमर किधर 100% टेस्को में है, वो दूसरे स्टोर में भी जा सकते हैं। तो ये क्वांटिफाई करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्या कुछ हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंपैटिटर नहीं कर सकता। इसमें एक एग्जांपल ये होगी कि लेट से कि फास्ट फूड वाले हैं, फास्ट फूड में कोई चेन है, 2 रेस्टोरेंट है, मैं कह देता हूँ एक ए एंड द सेकंड वन इज बी, ए और बी 2 रेस्टोरेंट है। ए क्या करता है कि मोबाइल कैंटीन ले लेता है, मोबाइल लेट से किचन ले लेता है। तो उसका बेसिक थीम क्या होगा कि यार बी क्या कर सकता है, इट कैन ओनली मेक होम डिलीवरीज, दोनों होम डिलीवरीज कर दें। लेकिन बी का प्रोडक्ट क्या है कि लेट से अगर दूर इलाके में जाता है, कोई ऑर्डर करता है, तो वो क्या होगा, उसकी क्वालिटी लो हो जाएगी या वो ठंडा हो जाएगा। फूड का प्रोडक्ट है। लेकिन बी क्या, ए क्या करता है, मोबाइल वो ले लेता है, वो इस एरिया में ही बनाता है, मोबाइल किचन में वो चीज़ बनाते हैं, और जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं गर्मा गर्म आपके सामने पेश कर दी जाती है आपके घर पे डिलीवर। तो इससे होगा क्या कि कंपैटिटर आपका वो डिलीवर नहीं, आपने इसमें जो इन्वेस्टमेंट की है लेट से 10 मिलियन की, वो किस वजह से की है कि आप अपनी सर्विसेज में ऐड करें। स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपने ये देखना है कि फ्यूचर में क्या होगा, यू नॉट ओनली गोना कट डाउन, देखें आपके रेवेन्यूज ही नहीं बढ़ेंगे, आप उसकी मार्केट, जो लोग होम डिलीवरी के लिए बी को ऑर्डर करते थे, बी रेस्टोरेंट को, वो क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे गिवन दैट आप कोई ए रेस्टोरेंट को, सिंपली बिकॉज वो क्या होगा कि आपकी फूड की क्वालिटी बेहतर होगी, या उन्हें पता होगा फ्रेशली बेक्ड है या फ्रेशली कुक्ड है। तो उसमें 10 मिलियन हो सकता है शॉर्ट रन में एकदम से आपको रेवेन्यू ना जनरेट करके दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है कि दैट वुड मेक कि आपकी सर्विसेज या उसमें एडिशन कर सकता है। इसमें और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लगाया है, कंट्रोल सिस्टम लगाया है, मैं कहता हूं कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लगा दिया है, और इससे क्या होगा, रिड्यूस कर देगा क्या मिस्टेक्स, या ह्यूमन जो आम लोग या जजमेंट में मिस्टेक होती है, या उसमें वो क्या होगा, ये क्वालिटी लो क्वालिटी का प्रोडक्ट आपका निकल जाता है, तो उसमें क्या होगा, दैट वुड रिड्यूस मिस्टेक्स, या उसे रिड्यूस कर देगा। इसमें क्या करेगा, ऑपरेटर सेटिंग या ऑपरेटर्स वगैरह या ह्यूमन मैनुअल लेबर या ह्यूमन लेबर पे आपकी क्या कर देगा, लेबर पे रिलायंस को लेस कर देगा या कम कर देगा, प्रोडक्शन साइकिल को कम कर देगा। और प्रोडक्शन साइकिल का वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल, शुरू की स्लाइड्स में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। जैसे आपकी एक एग्जांपल क्या दी गई है, इससे क्या होगा कि जिन लोगों ने फोटोग्राफ डेवलप करानी है, पहले क्या होता था, यूज टू गिव नेगेटिव वगैरह देते थे और काफ़ी नेक्स्ट डे या 3-4 घंटे में। अब क्या होता है कि ऑन द स्पॉट आपने पोलराइज्ड कैमरा है, उसके बाद क्या हुआ है कि डिजिटल उसके साथ कि आप 1-2 घंटों में फोटो प्रोड्यूस करके प्रिंट करके दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, क्या एक तो कस्टमर के भी क्या होगा, रिलैक्स रहेगा, ज़्यादा आपके पास आएंगे सिंपली बिकॉज के दे डू नॉट वांट टू वेट नहीं करना चाहते, और इसकी वजह से आपके रेवेन्यूज वगैरह क्या हो जाएंगे, दे वुड बी रियली क्विक, यानी कि रेवेन्यू जनरेशन आपकी बढ़ जाएगी।
ये आपको छोटा सा सिनेरियो दिया है। शेयरलिंग है, कोई बंदा है या बंदी है, लेट्स से कि whoever she is, वो क्या करे, कुकर में एक कोई कुकिंग ऑपरेटर्स में इन्वेस्ट करना चाह रही है। डोनट्स जो कि क्या है, डोनट्स हैं, मैन्युफैक्चर करती है, बनाते हैं, और खुद ही वो क्या करता है, रादर देन के यू हैव टू टेक देम आउट नॉर्मल बेकिंग ओवन से, तो वो क्या करता है कि आपको निकाल के दे देता है। इससे आपके स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या डिसीजन आपने लेने, ये आप एडवांटेज क्या होगा कि आपको एक एक्सपर्ट कुकर, वो बेकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो क्या है कि क्योंकि स्किल्ड लेबर है वो ज़्यादा चार्ज करेगा लेबर वगैरह, तो लोअर पेड एम्प्लॉयज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है या मैकेनिकल हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी क्वालिटी क्या होगी, सेम रहेगी। इस वजह से कस्टमर्स आपके क्या होंगे फ्यूचर में, क्या आपकी रेपुटेशन बेहतर होती जाएगी, और फ्यूचर में आपकी क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आएंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें देखें मेजर प्रॉब्लम क्या है, आपके एंड पे तो सारा कुछ ठीक है, सही जा रहा है कि, लेकिन प्रॉब्लम इसका एडवांटेज आपको कब होगा कि आपका शेरले का कंपेटिटर है, मैं कह देता हूं बर्ले, इसका कंपेटिटर है बर्ले, अगर उसने भी यही ऑपरेटर्स या ऑपरेटर्स लगा लिया है या यही मशीन लगा लिया है, तो क्या होगा, जो बोथ वुड हैव सेम थिंग या सेम प्रोडक्ट होगा, तो कंपटीशन में की वजह से आपका क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, एक तो ये होगी अगर उसने पहले लगा लिया है तो आपको ये मजबूरन लगाना पड़ेगा, और ऑटोमेटिक कुकर कैन प्रिवेंट इट, और अगर शेरले के कंपेटिटर ने परचेज किया है तो जाहिर सी बात है आप शेरले को भी परचेज करना पड़ेगा, और शेरली ने परचेज किया तो उसके कंपेटिटर को करना पड़ेगा, सिंपली बिकॉज अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, शेरले के पास कंपेटिटिव एज आ जाएगी, और शेरली के पास आएगी तो उसके बाद क्या होगा, दैट पर्सन बर्ले माइट गो आउट ऑफ बिजनेस, या उसकी सेल्स बहुत कम हो जाएंगी। इन आइदर सिचुएशन दैट इज द मेजर प्रॉब्लम कि यार कैपिटल बजटिंग में आप हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट, या ये इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं या चाहिए स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ये वो चीजें डिसीजन है कि ऑल्दो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, इसमें देखें फाइनेंशियल एस्पेक्ट में तो एक ही आ रहा है कि मोर डिजायरेबल होंगे, देयर आर चांसेस उसकी सेल बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि ये ह्यूज काफी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, सोशल इसके कॉन्टेक्स्ट देखें तो क्या होगा, लेस स्किल्ड लेबर के ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लेबर होगा उसे क्या करना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा, दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, और अलावा और लोगों को या अपने एम्प्लॉयज को कम वेजेस देगी, तो उससे क्या होगा, सोशल रिप्रिकॉशन होगा, यार इतना कमा रहा है, पैसे इतने से दे रहा है, तो लोगों में रिजेंटमेंट वगैरह भी बढ़ सकती है। ऑल ऑफ दीज अगर आप इसे देखें, ये दैट वुड बी क्वालिटेटिव फैक्टर्स, और इसे हमने क्या करना होता है, कंपेटिटिव, जब कंपेटिटिव एज वगैरह क्या है कि इंटेंजिबल्स हैं जिन्हें हमने इनकॉर्पोरेट करना होता है या करना पड़ता है। इसके बाद क्या हो सकता है, वंस यू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, एक काम आप कर सकते हैं, दैट इज जस्टिफाई करना है। अभी हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ डू यू जस्टिफाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट्स करवा सकते हैं कि ठीक है यार आपने कैपिटल बजटिंग में या कैपिटल बजट बनाया, 100 मिलियन को आपने क्या किया, स्पेंड कर दिया, लेकिन आप उसका क्या करेंगे, ऑडिट कंडक्ट कराएंगे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो इसमें क्या होगा, आप इसे थोड़े देर से बाद रिव्यू जरूर करेंगे या इसे री असेस करेंगे। हो सकता है उसकी वजह यह है कि जैसे पहले भी हमने डिस्कशन की है कि कंडीशन वगैरह चेंज हो गई हो, बिजनेस कंडीशन चेंज हो, या दूसरे हालात जो हैं वो चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका वो क्या है कि एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो। इससे क्या होता है, डिसीजन मेकर्स का के लिए एक बड़ी अच्छी चीज होती है, एक जो गुड थिंग अबाउट दिस
पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट इज ऑलवेज केयर। वो क्या होगा कि उसे ये पता लग जाएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम के लिए हम डिसीजन मेकिंग में क्या चीज़ें हमने जो एजम्पशन दी थी शुड भी फ्यूचर में भी वही कंटिन्यू की जाए, या हमारे जो मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट ने जो डाटा दिया था क्या वो वैलिड है फ्यूचर के लिए या नहीं, या हमें नए सर्वे करने पड़ेंगे, थिंग लाइक ये सारी चीज़ें उसे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। जब एस्टिमेशन होती है आपके सपोर्ट करते हैं, एस्टिमेट करेंगे प्रपोजल के लिए, यानी कि सेल्स 10% अप हो जाएंगी, लेट से कि सेल्स 10% अप हो जाएंगी या 5% डाउन हो जाएंगी, तो उसमें क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू इनकॉर्पोरेट या रिकॉग्नाइज किस बेसिस पे, व्हाट वर द बेसिस। व्हाट वर दी बेसिस, बेसिस जब आप देखेंगे क्या ट्राई करेंगे टू फाइंड आउट, तो उससे क्या होगा, एक चीज होगी कि आपको ये पता लग जाएगा इज दैट मैनेजर रिस्क टेकर, क्या ये रिस्क टेकर है या रिस्क अवर्स है या मॉडरेट है, सोच के लेते हैं, या क्या है कि ही जस्ट गोज ब्लाइंडली लुकिंग फॉर रिस्क, ये सारी चीजों का भी पता लग जाता है। इसमें एक एग्जांपल दी है, एक अगर आपके पास प्रोडक्शन सुपरवाइजर या प्रोडक्शन मैनेजर है जो कि क्या चाहता है कि नया इक्विपमेंट आए, तो क्या करेगा जस्ट टू फुलफिल, क्योंकि वो चाहता ये है या उसकी डिजायर है, तो क्या करेगा लंबी चौड़ी आपको कैलकुलेशन देगा। हो सकता है कि वो कुछ कैलकुलेशन ऐसी हो या सपोर्ट के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हों जो कि टोटली इररेलेवेंट हो, या क्या है कि फेक टप हो या बीफ टप हो, यानी कि रियलिस्टिकली वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उसने दिया सिंपली बिकॉज वो चाहता क्या है कि एंक्शस जो है लेटेस्ट प्रोडक्शन। तो क्या होगा थोड़े अरसे में पता लगता है कि इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट का फायदा क्या होगा, थोड़े ही अरसे में आपको पता लगेगा कि रेकलेस था कि ये बेनिफिट्स नहीं होंगे या ये पॉसिबल नहीं है, तो रादर देन कंटिन्यूइंग आप उसे कोई डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं, या फ्यूचर में यू वुड बी लॉट मोर केयरफुल कि जब आप इस तरह के डिसीजन लेंगे। ये जो बिहेवियर प्रीवियस स्लाइड में एंड में हमने वो किया था कि रेकलेस हो जाते हैं लोग जस्ट फॉर सेक, क्योंकि वो एक चीज पे बिलीव करते हैं, तो उनका एक इतना स्ट्रांग बिलीफ हो सकता है, या वो क्या चाहेंगे जो कि क्योंकि हम बिलीव रखते हैं या ये होना है, तो दे वुड इग्नोर द फैक्ट्स वगैरह को इग्नोर कर सकते हैं। तो इसमें देखें कंपनी क्या करेगी, behavior is mitigated if people understand that once company equipment is hired। इसमें देखें आप क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर करेंगे रिजल्ट्स को, उसके कंपेयर जो भी उसने क्या दिए थे, आपको आर्ग्यूमेंट दिए थे, क्लेम किए थे, और उसे and the higher cost including depreciation will be assigned to products or customers produced with। इसमें क्या करेंगी आप कंपनी के, अगर वो है तो क्या कर सकते हैं कि उसने ये कहा होगा कि हाँ कॉस्ट अगर होती है तो हम कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, लेट अस गो थ्रू दिस पॉइंट एंड देन नेक्स्ट पॉइंट में ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में यू वुड गेट द रीजन। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अक्सर औकात कंपनीज क्या करती हैं, वंस दे मेक अ डिसीजन दे स्टिक विद इट, या फ्यूचर में उन्हें क्या करती कंपेयर नहीं करती, या वेरिएंस का कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चीज होती है जो हम वेरिएंस वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसका भी यही होता है कि आप रिजल्ट कंपेयर कर रहे होते हैं कि डिफरेंस आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, तो ये क्या होगी, दैट वुड बी मिस्टेक। क्यों, ये वही बात है कि अगर आप कंपेयर नहीं करते, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि जी इससे 20% प्रोडक्शन अप हो जाएगी, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन हकीकत में प्रोडक्शन वाज अप बाय 2%,
तो क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन एक कंपनी ये कर सकती है कि ठीक है उस प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट रेंज में वो कॉस्ट असाइन कर देगी, इनकॉर्पोरेट करेगी, थोड़ी सी प्राइस बढ़ा देगी, थिंग लाइक दिस, जिससे उसकी मार्केट पे इतना इम्पैक्ट ना हो। और फ्यूचर में क्या होगा, उन्हें यह पता लग जाएगा फ्यूचर में इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी या इस तरह के एस्टिमेट्स पूरे नहीं होंगे। स्ट्रेटजिक लेवल पे दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि आपको हर शख्स हर किस्म का मशवरा देगा, लेकिन लीडरशिप आपकी किधर टेस्ट होगी कि आप सही मशवरा लें और बाकियों को क्या करें, इग्नोर करें या सही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें। दैट्स वेयर योर स्किल बिकम्स अपेरेंट, या आपकी स्किल नजर आएगी एज ए लीडर। और उसके लिए क्या करेंगे, दैट इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। जो अगर आपने अच्छा डिसीजन लिया उसके लिए रिवॉर्ड बेस्ड कॉम्पनसेशन होती हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे। अगर आप अच्छे डिसीजन लेंगे आपका रिवॉर्ड में भी इजाफा होगा, अगर नहीं लेंगे तो आप क्या होगा कि यू वुड नॉट बी रिवॉर्डेड, या आपके सैलरी वगैरह के अलावा यू वुड नॉट गेट एनी रिवॉर्ड, और वैसे भी रेपुटेशन भी आपकी डैमेज होगी। पर ऑडिटिंग के बाद से हमारा क्या होगा, अगर आपके पास पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट्स नहीं होते तो क्या होगा, यू वुड नेवर फाइंड आउट कि किस डिसीजन का हमें क्या फायदा हुआ है इन रियल लाइफ। उसकी वजह क्या होगी कि जैसे पहले भी हमने कहा कैपिटल बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी का एक प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होगा, सैकड़ों प्रोजेक्ट या लेट्स से 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हर प्रोजेक्ट का अगर अलहदा से कोई डिसीजन मेकर था या किसी के अंडर थे तो कंपेयर करेंगे, जनरली उस पर क्या होगा कि वो इग्नोर हो जाएगा, वो जो इम्पैक्ट है वो क्या डाइवर्सिफाई होगा या डाइल्यूट हो जाएगा। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट के थ्रू आप कंपेयर करेंगे जब रिजल्ट्स को एक्चुअल के साथ या आपके जो प्रोजेक्शन थी उन दोनों में जब रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाएगा, दैट्स वेयर आपको पता लगेगा शुड वी इन फ्यूचर ट्रस्ट दिस प्लानर, या इस लाइन ऑफ थिंकिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए। रिस्क या रेकलेसनेस जो है इसे हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इस तरह के आप एस्पेक्ट्स को क्या करेंगे, फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और आप कोई प्रोसेस बना लेंगे कि इस तरह के डिसीजंस फ्यूचर में ना लिए जाएं। बजटिंग, और इसमें देखें क्या कैपिटल बजटिंग में बजटिंग की जाए और अदर स्पेंडिंग प्रपोजल, अदर स्पेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप स्पेंडिंग प्रपोजल फॉर आइटम्स सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेनिंग। गैप या इसमें IAS में हम ऐड कर देते हैं। इसमें देखें डेवलप करती है स्पेंडिंग प्रपोजल फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट और ट्रेनिंग का जो है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा हम डेवलप करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा ट्रेनिंग दैट विल रिलाइज फॉर मैनी पीरियड्स इनटू फ्यूचर। फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया रादर देन बाइंग अ न्यू मशीनरी, आपने कहा कोई हम खुद मशीनरी या प्रोसेस डेवलप करें, उससे क्या होगा, इफ इट पेज ऑफ, इसका पे ऑफ क्या होगा फ्यूचर में जाके, लेट से कि आपने कोई न्यू इन्वेंशन कर ली है तो फ्यूचर में बहुत अरसे तक कंपनी को क्या होगा, पेटेंट राइट्स आ जाएंगे और कंपनी बहुत अरसे तक उससे कमाती रहेगी। एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप लोगों ने हैवी स्पेंडिंग किया, कैपिटल बजटिंग में नहीं आएगा, वो क्या होगा, एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन उसका क्या होगा, ये आपकी क्या कर देगी, प्रोडक्ट को की सेल्स वगैरह बढ़ा देती है। ट्रेनिंग अगर आपने एम्प्लॉयज को दी है, ऑल्दो कि वो एक्सपेंस के तौर पे हम ट्रीट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, एक्सपेंस के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम, हम एक्चुअली दैट वुड नॉट बी प्रॉब्लम, दर हकीकत ये क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा इसका कि आपकी क्या बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। और इवन दो के गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो अमेरिका में इम्प्लीमेंट होते हैं, और IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो बेशक अकाउंटिंग के हिसाब से वो अभी एक्सपेंस हो, लेकिन दर हकीकत ये क्या करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज्यादा है तो ये क्या होता है कि इन्हें भी कैपिटल बजटिंग के प्रिंसिपल्स की बेसिस पे ही असेस किया जाता है एट स्ट्रेटेजिक लेवल। ऑल्दो वो एक्सपेंसिव हैं
एसेट्स में कोई एडिशन नहीं कर रहे, लेकिन दे इन फ्यूचर या इन लॉन्ग टर्म और दर हकीकत में क्या है, आपकी वैल्यू में एडिशन कर रहे हैं। ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, जैसे आप कैपिटल बजटिंग के लिए, आप डिसीजन के लिए आप क्या करते हैं, IRR और ये चीजें लेते हैं, इसमें आपने एस्टिमेट करनी होगी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि क्या होगा फॉर एग्जांपल, यानी कि क्या पॉसिबल डिस्क्रिशनरी एडवर्टाइजमेंट पे आपने 1 मिलियन लगाया, लेट सपोज कर लेते हैं 1 मिलियन आपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे लगाया, आप कहते हैं इससे हमारी सेल्स 10% आप हो सकती हैं। इसके लिए आपने प्रोबेबिलिटी ली, प्रोबेबिलिटी वगैरह की असाइन की कि 10% होने के क्या चांसेस है, लेट से 0.7% चांसेस है, और इससे 15% होने के 0.2% चांसेस हैं, और लेट से कि नो इफेक्ट या 5% आप होने के इसमें क्या है कि 0.1 चांसेस है। इसी तरह के आप डिसीजन वगैरह लेंगे, डिसीजन ट्री एनालिसिस या व्हाट इफ एनालिसिस ले लेंगे कि लास्ट टाइम हमने स्पेंडिंग की थी या फलानी कंपनी ने स्पेंडिंग की, उससे कैंपेन चलाई, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, थिंग लाइक दिस, और क्या होगा इससे कॉस्ट, इसके आउटफ्लोज कितने हैं, पोटेंशियल बेनिफिट्स कितने होंगे, उस बेसिस पे आपने NPV, IRR और दूसरे उस पर भी अप्लाई करके उन्हें क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेटेजिक लेवल की स्पेंडिंग, और उसमें क्या है कि हम यूजुअली जिसे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सपेंसेस कहते हैं, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या ह्यूज होते हैं, तो इस वजह से हम उसे भी कैपिटल बजटिंग के प्रिंसिपल या उसके तहत ही कंसिडर करेंगे। अदर कंसिडरेशन, दूसरी और क्या कंसिडरेशन हो सकती हैं, इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट का जैसे हमने पहले भी कहा था कैनिबलाइज तो नहीं कर रही है, ये जो हमारी कैपिटल स्पेंडिंग है या इस तरह की जो भी हमने एक्सपेंसेस की, क्या ये हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज को तो नहीं, ये आपस में इंटर कंपटीशन तो नहीं क्रिएट कर देगा, या हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस को तो नहीं खा जाएगा या कैनिबलाइज कर लेगा। इन्वेस्टमेंट टू डिटरमिन, इसमें देखें मैनेजर कॉन्सेंट्रेट ऑन न्यू प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट टू डिटरमिनेट ऑफ एग्जिस्टिंग आउटपुट, या डिटरमिन करने के लिए एग्जिस्टिंग आउटपुट को वो क्या करेंगे कि कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे, मार्केट रिसर्च वगैरह करेंगे। स्टेट ऑफ इकोनॉमी को यू ऑलवेज हैव टू कंसिडर इट, इज द इकोनॉमी बूमिंग, अगर बूम पे होगी, और इन रिसेशन बूम पे होगी तो आपकी सेल्स बढ़ने के चांसेस या रेवेन्यूज के इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। रिसेशन होगा तो ये चांसेस क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। डिमांड, और क्या क्या दूसरी फोर्सेस हैं जो आपकी डिमांड को कम कर दें। फॉर एग्जांपल आप सीजनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सीजनल प्रोडक्ट है, लेट से आप कहते हैं कि जंपर्स बना रहे हैं, जंपर्स या कॉमनली जिन्हें स्वेटर्स कहते हैं या हुडीज वगैरह जो भी है, जस्ट टू कीप पीपल, इसके और क्या डिमांड पे क्या होगा। एक तो इकोनॉमी बूम रिसेशन के साथ साथ सीजन वगैरह का क्या इम्पैक्ट होगा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा। उसकी वजह क्या होगी कि अगर गर्मियों का सीजन लंबा जाता है, सर्दियाँ माइल्ड है, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपकी सेल वगैरह कम हो जाएगी। और इसलिए इफ यू टॉक अबाउट करंट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बात करें कि ईद वगैरह जो है, ये ईद जो है या दूसरे फेस्टिवल जो है, ये कब आते हैं, ये आपके सीजन में आते हैं विंटर में, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप लोगों की सेल वगैरह बढ़ जाएगी। और एक चीज़ है कि वन यू टॉक अबाउट इट, लेट्स से कि अगर ईद उल फितर आई है दिसंबर में, तो ईद उल अजहा क्या होगी, इसके 2 महीने 10 दिन बाद आएगी, और हर साल वो क्या होगा, उसमें 10 या 11 दिन का गैप होगा। तो काफ़ी अर्से तक, अगले 5-6 सालों तक ये क्या होगा, आप 5-6 साल आप ये कंफर्म होगा कि पीक सर्दी के अंदर या इस सर्दी के अंदर ये सीजन, सर्दी के सीजन में ईद आएगी, जिसकी वजह से हमारे सेल्स वगैरह बढ़ेंगी, और दैट वुड बी इजी फॉर यू टू जनरेट करना आसान होगा जो भी आप प्रोजेक्शंस वगैरह कर रहे हैं। एक्शंस ऑफ कंपेटिटर आर दे, क्या प्रोडक्ट, अगर आपने नई टेक्नोलॉजी ली है तो क्या आपके कंपेटिटर भी उसमें इंटरेस्टेड है या वो भी स्पेंडिंग कर रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है तो ये क्या होगा, आपका कंपेटिटिव एडवांटेज नलिफाइड हो जाएगा। जैसे हमने प्रीवियसली वो जो एग्जांपल देखी थी
ऑटोमेटिक कुकिंग मशीन की, डोनट की, तो उसमें क्या होगा, अगर आपके कंपेटिटर ने परचेज किया तो क्या होगा, आपकी मजबूरी है कि आपने भी ये चीज़ परचेज करनी जस्ट टू कीप अप विद दी कंपटीशन या मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, क्या न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है या नहीं है। हो सकता है आप कहें जी ये कर लें, लेकिन प्रैक्टिकली पता लगा कि वो पॉसिबल ही नहीं है, आपके मुल्क में तो वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं या चल ही नहीं सकती, सिंपली बिकॉज उसके लिए जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए दूसरी जो कंसिडरेशन है, जैसे आपकी सेटअप वगैरह है, या आपका सेटअप ही इतना एडवांस नहीं है, और अगर उस पर क्या होगी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और बेनिफिट आपके बहुत कम होंगे। कॉन्फिडेंस ऑफ मैनेजर, मैनेजर का क्या है, यानी कि जो डिसीजन मेकर है उसका क्या ताल्लुक होगा इससे, या उसका क्या रोल है। फॉर एग्जांपल अगर वो ऑप्टिमिस्टिक होगा तो वो क्या करेगा, ही वुड बी एबल टू जस्टिफाई, या वो क्या रिस्क को क्या करेगा, रिस्क को ही वुड टेक रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क लाजमी तौर पे लेगा। उसकी क्या होगी, ऑप्टिमिस्टिक होगा, यानी कि वो क्या कहेगा कि पे ऑफ भी, वो रिस्क के साथ उसकी पे ऑफ वगैरह को भी जज करेगा कि अगर मैं रिस्क लेता हूँ तो इसकी पे ऑफ क्या है। लेकिन अगर पैसिमिस्टिक होगा तो प्रेफर क्या करेगा, यार ये मैं कहता हूँ पैसिमिस्टिक है तो क्या करेगा, रिस्क अवर्स होगा एंड ही वुड नॉट बी विलिंग टू टेक रिस्क। अगर वो रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा तो क्या करेगा, सिंपली जजमेंट क्या देगा कि टू मच रिस्क इज इन्वॉल्व और समथिंग लाइक दैट, और वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में उसकी पे ऑफ बहुत ज्यादा हो, लेकिन सिंपली ही डजंट वांट टू टेक रिस्क। अगर वो रिस्क ही नहीं लेना चाहता तो क्या होगा कि वो डिसीजन को किसी भी ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर सकता है। एंड दैट इज, इफ यू लुक एट दिस यार, व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या मतलब होगा, डू नॉट थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड, यस, व्हाट डू यू थिंक, इसका मतलब क्या है रियल लाइफ में। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू नीड टू रियलाइज, एज अ मैनेजर आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन, या इसका मतलब क्या है। एक्चुअली इट मीन्स कि यार इफ यू हैड मेड बैड इन्वेस्टमेंट, बैड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 मिलियन आपने की थी, और वो ये क्या था, कोई मैं कहता हूं कि प्लांट में थी, प्लांट में यानी कि प्लांट या एंड मशीनरी, आपने कहा ये हमारी 20% सेल्स को अप कर देगा, ये आपने सिंपल सी बात है, ये इन्वेस्टमेंट इसमें की थी 1 मिलियन की। लेकिन क्या हुआ कि अब वो प्लांट डिड नॉट वर्क आउट, या थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, इसकी वजह से क्या हुआ कि कोई इशू आ गया क्वालिटी का, कोई भी और इशू हुआ, और आपकी क्या हुआ कि यू लॉस्ट, कि आपकी सेल्स जो है दे ओनली वेंट अप बाय 1%, सेल 1% अप हुई, और एक्सपेंसेस जो थे दे वेंट अप बाय 5%, तो यानी कि नेट आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। तो एक तो ये ऑप्शन होगी कि इसमें जो प्लांट या आपने लगाया इसमें क्वालिटी का या उसका इशू आता है, कोई इनहेरेंट फॉल्ट है जिसकी वजह से ये क्वालिटी इसकी प्रोडक्ट्स की लो हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इफ समवन सेज के इसमें 0.5 मिलियन एक्स्ट्रा लगाए तो क्या होगा कि यू में बी एबल टू, यानी कि ये जो 5% एक्सपेंसिव है इन्हें आप 3% पे ला सकते हैं, या फिर क्या है कि आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप देखें इसमें 2-3 चीजें होंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, कि यार आप 5 लाख और लगाते हो तो क्या है कि ये इसका ये इशू रिमूव हो जाएगा, और आपको क्या होगा कि सेल दोबारा आप हो जाएगी, लोग है, दैट इज रियली बहुत अच्छी चीज है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें कि इन रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या होगी, लेट्स से ये जो आपका प्रोडक्ट था एक्स नाम से, मैं इसे जानते हूँ, मैं इसे नाम दे देता हूँ, एक्स प्रोडक्ट था ये, यस, ये डिब्बे के अंदर ये जो क्रॉस का है ये आपका प्रोडक्ट था एक्स। तो क्या आपने प्रोडक्शन शुरू की थी जिससे आपने कहा था कि हमारी जो एग्जिस्टिंग सेल्स है प्रोडक्ट की वो 20% अप होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हमने सिनेरियो डिस्कस किया, थिंग लाइक दिस। लेकिन प्रॉब्लम उधर क्या होगी कि लोग तो दे पीपल वुड ऑलरेडी हैव लॉस्ट, पीपल हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस। इनिशियल प्रोडक्शन में आपका क्या था, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस। अब बेशक आप उसकी क्वालिटी के इशू को रिमूव भी करें तो क्या होगा, देयर आर फेयर चांसेस, मैं कहता हूं कि
स्टिल फेयर चांस है, 90% चांस है कि लोग अभी भी आपके इस प्रोडक्ट को सिंपली नहीं लेंगे। सिंपली उनका रीजन क्या होगा कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा है और दे गॉट सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट्स है, वो उनकी तरफ चले जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, इज इट वर्थ, शुड यू स्पेंड, क्या आपको स्पेंड करना चाहिए 5 लाख? वेल एक्चुअली इफ यू डू, अगर आप कहते हैं यस, तो यू वुड बी डूइंग दिस। ये जो कह रहा है, इसमें कह रहा क्या है कि यू डिड नॉट हिट द टारगेट, टारगेट हिट नहीं हुआ, यू लॉस्ट। तो इसका क्या है कि अगर आप इसके पीछे पैसा फेंकते रहेंगे तो क्या होगा, आप बेशक 5 लाख लगा लें, फर्दर 5 लाख लगा लें, तो अगर वो देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि कॉन्फिडेंस बहाल होगा और उस टाइम तक क्या होगी, मार्केट वुड ऑलरेडी बिन कैप्चर्ड, दूसरे प्रोडक्ट ने कैप्चर कर लिए। तो इससे बेहतर क्या होगा, रादर देन स्पेंडिंग दिस, अगर आप ये काम करेंगे, इफ यू डू इट, तो दैट वुड बी थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। यानी कि ये जो 5 लाख है, ये 0.5 मिलियन, रादर देन इसे बीफ अप करने के लिए या इस पे स्पेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रादर आप क्या करें, इसे न्यू किसी प्रोडक्ट या न्यू उसमें स्पेंड कर दें या लगा दें। अगर आप ये नहीं करते और इसी पे लगाते हैं, गिवन सिनेरियो के अंदर प्रॉब्लम क्या होगी, यू वुड बी थ्रोइंग दैट मनी इज गुड सिंपली बिकॉज ये आपके पास ऑलरेडी है। दैट वुड बी बैड मनी, वो जो 1 मिलियन आपने स्पेंड किया, ये क्या है, ऑलमोस्ट लॉस्ट है, डूब गया। तो क्या होगा कि लेट इट सिंक, इसे डूबने दें, इसे स्क्रैप करें, जो मिलता है ठीक है, दैट्स फाइन। और आप इसे क्या है, न्यू किसी प्रोडक्ट में या न्यू उसमें जगह पे इन्वेस्ट करें, और ताकि ये कुछ रेवेन्यूज जनरेट करें। ये बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाती है कुछ लोगों की कि वो कहते हैं नहीं जी हमने इतना स्पेंड किया है तो वी शुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपको करना क्या चाहिए, एट दिस लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल पे ज्यादातर जो डायनामिक लोग बैठे होंगे वो हमेशा क्या करें, ओके वी मेड अ मिस्टेक, या हमने एस्टिमेट किया था, थिंग्स डिडंट वर्क आउट, हालात हमारे फेवर में नहीं थे, प्रॉब्लम आ गई और वी लॉस्ट द मनी, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। लेट अस कंसंट्रेट रादर देन कि उसी पे कंसंट्रेट करें। वी फाउंड आउट कि आपने पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट्स वगैरह किए, उसे पता लग गया कि यहाँ हमारी मिस्टेक्स थी, दैट्स इट, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगी, वी मूव फॉरवर्ड। ये वही बात होती है कि अगर सांप निकल जाता है, आप लकीर को जितना मर्जी पीटते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना सांप को पड़ेगा, और क्या होगा, आपकी लाठी भी टूट सकती है, लाठी तो टूट जाएगी लेकिन लकीर अगर खत्म भी कर दे तो उससे कोई फर्क सांप को नहीं होगा, जो असल में आपकी प्रॉब्लम है। सो ऑन सिंपल लेवल या सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या है कि यू शुड ऑलवेज इवेल्युएट, आपने इन्वेस्टमेंट इवेल्युएट करनी है कि क्या होनी चाहिए, यानी कि एक अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है वो खराब हो गई है या इट डिडंट पे ऑफ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसी के पीछे भागते रहे या टाइम ज़ाया करें। इफ इट सिंक्स लेट इट सिंक, या उसे जाने दें और नए उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करते रहें। एंड दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। अगर क्विक रीकैप करते हैं तो ऑलवेज कीप इन माइंड के हमने इस टॉपिक में जो डिस्कशन किया या इस लेक्चर में जो डिस्कशन किया, देवर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, या स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या कुछ कंसिडरेशन होती हैं। इसमें देखिए एक दो चीजें जो हुई कि फॉर एग्जांपल जो भी बड़ा एक्सपेंस होगा रादर देन कैपिटल ना भी हो तो उसमें क्या होगा, हम कैपिटल बजटिंग के असूलों के तहत ही या उन्हें मद्देनजर रखेंगे। उसमें दूसरी चीजें जो देखी थी, एक वन थिंग वाज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट, कि वो किस लिए किया जाता है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, उसकी वजह ये होती है ताकि हमें ये पता लग जाए कि फ्यूचर में कि यार किधर किधर हमने मिस्टेक्स की थी, हमारे एस्टिमेट्स कितने एक्यूरेट थे, और इस तरह की दूसरी चीजें हैं, हमें मालूमात में इजाफा हो ताकि फ्यूचर में जाके हम इस तरह की गलतियां ना करें। एंड दैट्स इट, वी हैव जस्ट फिनिश्ड ऑफ द टॉपिक। जो हमारा टॉपिक था इन लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने उसे रैप अप कर दिया है रिलेटेड टू द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, और दूसरी जो थी आज का लेक्चर था या टॉपिक था स्ट्रेटेजिक कंसंट्रेशन, वी हैव डन विद इट। एंड होपफुली आप लोगों की दैट वुड ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव के नंबर्स के अलावा भी, यानी कि जो मेथड्स हमने किए थे या टेक्निक, उसके अलावा दी अदर थिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें आपके कैपिटल डिसीजंस को बैक करती हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी नाउ, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।